हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स बैक इन मैथ्स क्लास। बेटा लास्ट क्लास तक अपन लेक्चर नंबर 32 तक दो चैप्टर कवर कर चुके। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज, रैखिक असमीका। क्लियर? चैप्टर नंबर 6। तो लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है बहुत डिटेल से समझेंगे, लेकिन इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि अब अपनी क्लासेस लाइव क्लासेस भी होंगी। रिकॉर्डेड क्लास तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, सेम उसी जो रिकॉर्डेड क्लास में लेक्चर आपको जो टॉपिक डिफाइन किया जा रहा होगा, जो एक्सप्लेन किया जा रहा होगा, उसी से रिलेटेड आपको लाइव क्लास भी मिलेगी। तो आपको करना क्या है, लाइव क्लास अटेंड करनी है। लाइव क्लास में पहले तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, फिर भी कहीं कुछ प्रॉब्लम रहती है तो उसको रिकॉर्डेड क्लास को देखना है। होमवर्क आपको रिकॉर्डेड क्लास से मिलना है। क्लियर? तो होमवर्क कहां से नोट करेंगे? रिकॉर्डेड क्लास से। लाइव क्लास में तो केवल आप उसको समझेंगे कि क्या समझा पढ़ाया गया। ओके? तो आपकी जो लाइव क्लास होगी उसके द्वारा अटेंडेंस भी होगी आपकी। डेली आपको सिंसियरिटी के साथ टाइम से लाइव क्लास को अटेंड करना है और होमवर्क किसके द्वारा करना है? इस रिकॉर्डेड क्लास के द्वारा। क्लियर? तो आज अपन स्टार्ट, और दोनों में सेम कंटेंट होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है? तो आज अपन स्टार्ट करेंगे बेटा लीनियर इनइक्वालिटीज। तो लीनियर इनइक्वालिटीज यानी रैखिक असमीका है क्या, तो इसको समझने से पहले अपन बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन नाम से एक चैप्टर है अपने में पूरा, बट आप लास्ट 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ चुके हैं। तो एक बार इक्वेशन के बारे में देख लें। इक्वेशन क्या था? इक्वेशन, और इक्वेशन में आपने ये देखा था कि LHS एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें LHS और RHS दोनों कैसे हो? इक्वल हो। LHS और RHS के बीच में अगर इक्वल का साइन है तो वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा। जानते हैं अपन, जिसमें कम से कम एटलीस्ट वन वेरिएबल होना चाहिए। एटलीस्ट वन वेरिएबल। ओके? तब इसको क्या कहेंगे आप? इक्वेशन कहेंगे। कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए, कम से कम एक चरराशि होनी चाहिए, तो यही स्टेटमेंट इक्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा यहां ax प्लस b इज इक्वल टू 0, तो यहां दोनों ये स्टेटमेंट LHS RHS की इक्वल है और इसमें वेरिएबल क्या है? x। वेरिएबल क्या हो गया? x, जबकि a और b क्या है? कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट्स है। ओके? ऐसे मैंने यहां लिखा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो इस टाइप की इक्वेशन आपने पढ़ रखी है ना 10th में। तो यहां पर वेरिएबल क्या है? 2, x एंड y। तो ये दो वेरिएबल वाला इक्वेशन, तो सबसे पहले वेरिएबल कितने वेरिएबल वाला इसको रहने दें, फिलहाल आपको दिख रहा है वैसे तो दो वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से? x एंड y। बट LHS RHS की इक्वल है, इसलिए क्या कहलाएगा? ये इक्वेशन कहलाएगा। एक में यहां लिख रहा हूं बेटा, ये 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर जो वेरिएबल है वो x है। क्लियर? और यहां LHS RHS के इक्वल है। तो ये जितने भी स्टेटमेंट मैंने लिखे, इन सब में LHS RHS की इक्वल है, इसलिए ये स्टेटमेंट इक्वेशन कहलाता है। अब इस स्टेटमेंट में भी अपन देखें, ये दो हैं जो यहां अगर आप देखें कि x और y की जो पावर है वो 1 है। x और y की जो पावर है वो कितनी है? 1 है। जबकि इसमें अगर अपन देखें तो जो वेरिएबल दे रखा है उसमें x की पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अभी पढ़ाई था आपने, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जबकि ये लीनियर इक्वेशन कहलाता है। x, जब वो इक्वेशन जहां वेरिएबल्स की पावर कितनी हो? 1 हो, उसको क्या कहेंगे अपन? लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है दोनों ही। लीनियर इक्वेशन, और उस लीनियर इक्वेशन में भी देखें यहां 1 वेरिएबल है जबकि यहां 2 वेरिएबल है। तो इसको बात करें, इसकी अगर बात करें अपन, तो ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इन 1 वेरिएबल। और जबकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
ओके, और जबकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और क्वाड्रेटिक किसमें है, एक्स में, जो वेरिएबल होता है उसी की पावर देखनी होती है, क्लियर। तो क्वाड्रेटिक इन एक्स, क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण इन एक्स, ओके। लीनियर यानी रैखिक। अब इसको लीनियर ही क्यों कहा गया ये थोड़ा सा समझ लें। हालांकि अपने सिलेबस में लीनियर इक्वेशन नाम से कंप्लीट चैप्टर है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन। फिलहाल 10th बेस पर जो 10th में पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो बात करें इसकी अपन लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन जैसे मैंने कहा 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ओके, या 2 वेरिएबल वाला ले लीजिए एक बार, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। मैंने आपसे कहा कि इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो आपने ग्राफ ड्रॉ किया होगा 10th के अंदर, इसको ग्राफिकल सॉल्यूशन आपने देखा होगा। तो जब आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो इस तरह से किया था कि कोई से 2 पॉइंट आपने 2 या 3 पॉइंट्स लिए, सपोज एक पॉइंट ये था, एक ये और एक ये, 3 पॉइंट आपने ढूंढे। पॉइंट से मतलब x और y की वैल्यूज, और उनको यहाँ प्लॉट किया और इन सबको ज्वाइन कराया, ये तो ज्वाइन कराने पर ये जो ग्राफ दिख रहा है वो एक लाइन मिला, क्या मिला, लाइन। तो आप ये जो लाइन बन रही है वो इस इक्वेशन द्वारा ही तो बन रही है ना, तो ये कहा जाता है कि ये जो इक्वेशन है वो इस लाइन का इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, क्लियर। इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो लाइन का इक्वेशन ही लीनियर इक्वेशन कहलाता है, रेखा का समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है, ये रैखिक समीकरण है, हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे। तो इस इक्वेशन द्वारा जो ग्राफ बन रहा है वो एक लाइन मिल रही है, इसको क्या कहा जाता है बेटा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, क्लियर। और ये लाइन जो बनी है वो इस इक्वेशन द्वारा बनी, तो ये इक्वेशन इस लाइन का इक्वेशन हो गया, इसलिए क्या बोला गया, ये लीनियर इक्वेशन है। और ये पहचान बना दी गई कि लीनियर इक्वेशन में x और y की पावर हमेशा कितनी होगी, 1 होगी, चाहे वो 1 वेरिएबल वाला हो या 2 वेरिएबल वाला हो, ओके। फिर आपने एक चीज और नोट की होगी बेटा वहां 10th में कि अब इनका सॉल्यूशन अगर आपको देखना हो, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, बहुत ध्यान से सुनेंगे कि सॉल्यूशन, क्योंकि आप इसको अगर समझ गए तो ये जो इनइक्वालिटी है ये ऑटोमेटिक समझ में आ जानी है, बहुत सिंपल चैप्टर है। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, सबसे पहले 1 वेरिएबल वाले की बात करें, जैसे मैंने लिखा यहाँ 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैं आपसे कहूँ इसको सॉल्व कीजिए, इसका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, ओके। तो सॉल्यूशन फाइंड करने से मतलब क्या है, x की वैल्यू फाइंड करना, सॉल्यूशन से मतलब x की वैल्यू, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन से मतलब सॉल्यूशन अर्थात वैल्यू ऑफ x, क्लियर। सॉल्यूशन से मतलब वैल्यू ऑफ x की वैल्यू। अब x की वो वैल्यू, कौन सी वैल्यू, x की वो वैल्यू जो इस स्टेटमेंट को या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, क्लियर, या इस स्टेटमेंट को ट्रू बना दे। ट्रू बनाने का मतलब कि जो दोनों साइड है वो सेम ही रहनी चाहिए, x की जगह x की ऐसी वैल्यू पुट कर दें कि दोनों साइड इक्वल आ जाए, तो x की उस वैल्यू को ही हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्लियर। वापस सुन लें एक बार, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन से मतलब या सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन से मतलब वैल्यू ऑफ x which satisfy the given equation, यानी x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वैल्यू ऑफ x which satisfy the given equation, क्लियर, ओके। अब सेटिस्फाई करने से क्या मतलब है, जैसे मैं कहूं x की जगह 2 पुट करिए, सपोज पुट करो x इज इक्वल टू 2, क्लियर। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और ये 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, ये ट्रू है स्टेटमेंट।
भाई 0 0 के इक्वल है, ये ट्रू है या नहीं है? क्लियर। तो जो रिजल्ट आ रहा है, आपने x की जो भी वैल्यू पुट की, अर्थात x की उस वैल्यू द्वारा इक्वेशन को सेटिस्फाई कराया, जो रिजल्ट आया, अगर वो रिजल्ट ट्रू है तब तो आप ये कहेंगे कि x इज इक्वल टू 2 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। ओके, और x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है। और अगर मैं आपसे कहूं नाउ पुट x इज इक्वल टू 3, तो ये 3 इंटू 3 माइनस 6, 9 माइनस 6 और 9 माइनस 6, 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या 3 0 के इक्वल होता है? नहीं होता। अरे 3 0 के इक्वल होता है क्या? नहीं होता। तो आप क्या कहेंगे? ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स हो गया। क्लियर। तो जो रिजल्ट आ रहा है अगर वो फॉल्स आ रहा है तो आप क्या कहेंगे कि x इज इक्वल टू 3 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। क्लियर। तो x इज इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन से मतलब समझ गए? वन वेरिएबल वाले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और वन वेरिएबल वाले को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। जैसे मैंने यहां लिखा कि 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, देन 3x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 3 यानी 2। ओके, बात समझ में आ रही है ना? x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। सेटिस्फाई करने से क्या मतलब है? x की जगह x की वैल्यू पुट करें, जो रिजल्ट लास्ट में बचे अपने लिए, जो स्टेटमेंट बाप नया बनकर आए, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो सेटिस्फाई किया, और वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो सेटिस्फाई नहीं किया। क्लियर। अब बात करेंगे वन वेरिएबल वाले के जो सॉल्यूशन आया वो 2 आया। ओके, तो जो वन वेरिएबल वाले इक्वेशंस होते हैं उनका सॉल्यूशन यूनिक होता है। यूनिक का मतलब एक और एक केवल एक होगा। क्लियर। हर हाल में एक सॉल्यूशन आएगा। कैसा सॉल्यूशन होगा इसका? यूनिक सॉल्यूशन। वन वेरिएबल वाले का सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्लियर। ये बात समझ में आ गई क्या? उसके बाद बात करेंगे अपन दो वेरिएबल वाले। इसको पहले नोट कर लीजिए एक बार। चलिए बेटा, फिर दो वेरिएबल वाले के लिए क्या है? इस सब आप 10th में पढ़ के आए हैं बेटा। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल। तो सॉल्यूशन से तो मतलब बेटा वही है जैसे मैंने लिखा यहाँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ओके, इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने से इन द सेंस वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सॉल्यूशन से मतलब क्या है बेटा? सॉल्यूशन इज इक्वल टू वैल्यू of x and y। वैल्यू ऑफ x and y, लेकिन कौन सी वैल्यू? which satisfy the given equation। क्लियर। अब यहां x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो इसका सॉल्यूशन है। वन वेरिएबल वाले में मैंने क्या था? यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन होगा। यहां आप देखें अगर x की जगह आपने पुट x इज इक्वल टू 0,
ओके, ये कितना है 2, एंड y इज इक्वल टू 6। तो देखिए क्या आएगा, 0 प्लस 6, y की जगह 6 करेंगे तो 2 इंटू 6 12 इज इक्वल टू 12, तो 12 इज इक्वल टू 12 ट्रू स्टेटमेंट हो गया। एक तो सॉल्यूशन यही हो गया 0 एंड 6, क्लियर। एक बार फिर आप पुट करके देखें, पुट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0, तो 3 4 जा 12 प्लस 0 इज इक्वल टू 12, 12 इज इक्वल टू 12, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन ये भी है। अब यूनिक तो नहीं रहा, एक से ज्यादा हो गया, फिर देखेंगे अभी और। अब जैसे y की जगह सपोज आपने, एक सेकंड इधर देख लेते हैं, ये 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3। y की जगह अगर 1 पुट करते हो आप बेटा तो क्या आ जाएगा, पुट y इज इक्वल टू 1 तो 12 माइनस 2 यानी 10 अपॉन 3, पुट x is equals to 10 upon 3 and y is equals to 1। यहां पुट कीजिए तो x की जगह 10 upon 3 रखा आपने, तो 3 इंटू 10 upon 3 प्लस 2 इंटू y की जगह 1 is equals to 12, 3 से 3 गया, 2 प्लस 10 12 is equals to 12, ये भी ट्रू है। इसका मतलब इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन ये भी हो गया। तो इस तरह से इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो एक अगर इक्वेशन है टू वेरिएबल वाला अगर एक इक्वेशन है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्लियर। उसका तो यूनिक सॉल्यूशन था, जबकि यहां टू वेरिएबल वाले के सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, अनंत सॉल्यूशन होंगे। बात समझ में आ गई ना। जब आप स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो वहां थोड़ा सा और डिटेल में सुन लेंगे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन सेटिस्फाई कौन कौन से करते हैं, नहीं करते। यहां तो आप अलजेब्रिकली समझ रहे हैं, क्लियर। तो x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इसका सॉल्यूशन, क्लियर। फिर देखें इसके बाद, अब बात करेंगे अपन सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या मतलब है, दो या दो से अधिक इक्वेशन अगर दे रखे हो तो वो अगर दो इक्वेशन दिए हुए हैं तो दो का सिस्टम कहलाएगा, तीन इक्वेशंस दे रखे हैं वो तीन का सिस्टम होगा, चार इक्वेशन दे रखे हैं तो वो चार का सिस्टम होगा, क्लियर। तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ linear equation of in two variables, ओके। ये टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस के सिस्टम का सॉल्यूशन चाहिए। तो सिस्टम मतलब, सिस्टम किसको बोलते हैं बेटा, दो या दो से अधिक इक्वेशन अगर है तो वो सिस्टम कहलाता है। अब जैसे मैंने यहां लिखा 3x plus 2y is equals to 10, ओके। या एक मिनट जनरल बात लिख लेते हैं, a1x plus b1y plus c1 equals to 0, एक इक्वेशन। a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, दूसरा इक्वेशन, ओके। इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन से तो मतलब फिर वही होगा कि x और y की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और सिस्टम के सॉल्यूशन से मतलब x और y की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, फर्स्ट को भी एंड सेकंड को भी सेटिस्फाई करे, वो सिस्टम का सॉल्यूशन होगा, क्लियर। अब क्या क्या पोजीशन हो सकती है यहां पर बेटा, एक तो आपने देखा होगा कि इफ a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2,
अगर a1 अपॉन a1 b1 c1 a2 b2 c2 कोएफिशिएंट हो गए ना, तो अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो इसका जो ग्राफ आप बनाओगे, ग्राफ बनाना भी अपने लिए 10th में बना चुके हैं आप, तो आपने ग्राफ देखा होगा कुछ इस टाइप का आया होगा। सपोज फर्स्ट का ग्राफ ये है, सेकंड का ग्राफ ये है। अभी ग्राफ पर वापस आएंगे अपन, जब ये जो चैप्टर 6 है 6.2 करेंगे तो फिर एक बार ग्राफ पर आएंगे, ठीक है। तो ये सपोज फर्स्ट का तो ये ग्राफ आ गया, इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, क्लियर। तो इन दोनों ने यहां इंटरसेक्ट किया, एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट किया ना, तो ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट हो गया दोनों का, इस पर भी है और इस लाइन पर भी है, ओके। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे x और y होंगे या नहीं होंगे बेटा, x, y, ये आपने 10th में देखा होगा, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। यहां अपन देख लें एक बार, जो एक ही इक्वेशन था, सपोज इसका ग्राफ ये है, क्लियर। तो इस लाइन पर जैसे मैंने कहा इसका एक सॉल्यूशन बेटा ये हो गया x0 y6, तो 0,6 इस लाइन पर ही होगा। फिर कहा मैंने x4 y0, तो 4,0 भी इसी लाइन पर होगा। फिर मैंने कहा एक हो गया इसका बेटा 10/3,1, तो 10/3,1 भी इसी लाइन पर है। तो इस लाइन पर बेटा कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट, इस तरह से आगे तक कहीं भी खींच दें। तो जो पॉइंट्स इस लाइन पर होंगे उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हर हाल में इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्लियर। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो इनफाइनाइट पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसीलिए इसके सॉल्यूशन कितने हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट, ओके। यहां अपन देखें तो इन वो पॉइंट जो दोनों पर है वो एक ही है ना, ऐसा पॉइंट जो दोनों पर कॉमन है वो एक ही तो हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन दोनों इक्वेशंस का जो कॉमन सॉल्यूशन है, कॉमन सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट होगा, इसका भी इनफाइनाइट होगा, बट एक तो कॉमन सॉल्यूशन है ना। तो जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वही सिस्टम का सॉल्यूशन कहलाता है, क्लियर। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। दोनों लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्लियर। लाइंस एंड यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्लियर। कॉमन पॉइंट, कॉमन सॉल्यूशन, क्लियर। इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्लियर। दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन सॉल्यूशन है, वही सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। ये पढ़ चुके हैं ना अपन। फिर आपने एक पॉइंट ये देखा होगा कि a1/a2 is equals to b1/b2 but is not equals to c1/c2, ओके। तो अगर a1/a2 b1/b2 की इक्वल है तो इन दोनों का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, फर्स्ट लाइन ये और सेकंड लाइन भी ये, यानी दोनों लाइनें कहीं नहीं मिल रही हैं, दोनों लाइनें कहीं नहीं मिल रही, अर्थात दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। जब दोनों लाइनें कहीं नहीं मिल रही यानी इनका मतलब दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ओके। और इस समय पैरेलल लाइंस कहलाएंगी है, पैरेलल लाइंस एंड नो सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई ना। फिर एक आपने पॉइंट ये भी देखा होगा बेटा, थर्ड, ये अभी कंप्लीट अपन 10th पे डिस्कस कर रहे हैं। इनइक्वालिटी पर तो आएंगे, लेकिन इनइक्वालिटी के लिए ये समझना बहुत जरूरी है, तभी इनइक्वालिटी समझ में आएगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आपने देखा होगा बेटा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू हो जाए c1/c, क्लियर। यानी इनके जो कोएफिशिएंट्स का रेशियो है वो सभी का इक्वल हो जाए, तो उस समय दोनों लाइंस जो होंगी वो कोइंसाइड लाइन होंगी, क्लियर, और एक ही लाइन होंगी। और उस समय फिर भी जो सॉल्यूशन होगा वो सिस्टम का भी सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। यानी उस समय दोनों लाइंस कैसी होंगी, कोइंसाइड लाइंस,
फर्स्ट लाइन भी यही और सेकंड लाइन भी यही होगी। क्लियर? यानी कॉमन पॉइंट कैसे हैं? सारे ही कॉमन है क्योंकि दोनों एक ही लाइन से। क्लियर? जब दोनों एक ही लाइन से तो ये सिचुएशन हो गई। कितने सॉल्यूशन हुए? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, कोइंसाइड लाइंस और मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर? बात समझ में आ गई? कोइंसाइड का मतलब समपाती रेखाएं, एक ही रेखाएं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले समझ जाएंगे। तो अगर ये रेशो इक्वल है तो दोनों कोइंसाइड लाइंस है, और कोइंसाइड लाइंस का मतलब एक ही लाइन है। एक ही लाइन होता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट्स होते हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला सिस्टम होगा ये। तो इस सिस्टम की 3 कैटेगरी हो गई। अब इस सिस्टम के सॉल्यूशन को फाइंड करना था। क्लियर? तो फाइंड करने के लिए आपने 3 या 4 मेथड 10th में सीखे होंगे। एक तो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक एल्जेब्रिकली ग्राफ द्वारा। ओके, तो ये कुछ कहानी आपने सुनी, सब 10th की थी। इन इक्वेशन के बारे में फिर अपन बात करेंगे अब इनइक्वालिटीज की। तो पहले एक बार ये सब नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए बेटा, अब बात करेंगे इनइक्वालिटी क्या चीज है। तो इक्वेशन तो समझ गए ना? इक्वेशंस का मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें LHS और RHS इक्वल हो और एटलीस्ट वन वेरिएबल इंक्लूड हो। देखिए बेटा, इनइक्वालिटी क्या चीज है? इनइक्वालिटीज किसको बोलते हैं? इनइक्वालिटीज का मतलब प्लूरल फॉर्म है, और जबकि इनइक्वालिटी जानते हैं सिंगुलर हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट LHS और ये RHS, जिसमें LHS और RHS के बीच में ग्रेटर देन, लेस देन, मैं लिख दे रहा हूं एक बार, ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है वो ग्रेटर देन का है, और ये जो सिंबल है वो लेस देन, और ये जो है थर्ड ग्रेटर देन और इक्वल। और इक्वल। ओके, एक सेकेंड। चलिए, और एक ये है लेस देन एंड इक्वल, लेस देन या इक्वल। क्लियर? तो एक ऐसा स्टेटमेंट जहां LHS और RHS के बीच में इनको बोलते हैं बेटा इनइक्वालिटी साइन। क्या बोलते हैं इनको? इनइक्वालिटी साइन। क्लियर? तो अगर LHS और RHS के बीच में ये इनइक्वालिटी साइन इंक्लूड हो, ठीक है, वो स्टेटमेंट जिसमें
इनइक्वलिटी साइन इंक्लूड हो उनको अपन क्या बोलेंगे, इनइक्वलिटीज बोलेंगे। ठीक है, लेस देन को सॉरी ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल, या एक सेकंड रेड पेन यूज करो, और या लेस देन एंड इक्वल। क्लियर? तो ये इनइक्वलिटी साइन अगर इंक्लूड है ये इनइक्वलिटी साइन इंक्लूड होने चाहिए और एटलीस्ट वन वेरिएबल होना चाहिए। वही कंडीशन है जो इक्वेशन में था। इक्वेशन में क्या था, एलएचएस और आरएचएस के बीच में इक्वल था और एटलीस्ट वन वेरिएबल था। या एलएचएस और आरएचएस के बीच में ये इनइक्वलिटी साइन होने चाहिए और एटलीस्ट वन वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट वन वेरिएबल। क्लियर? तो इसको आप क्या बोलेंगे, इनइक्वलिटी बोलेंगे। क्लियर? अब इनइक्वलिटी के एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ax प्लस b इज ग्रेटर देन 0, ओके, ay प्लस b इज लेस देन 0। क्लियर? bx प्लस, या यू लिख लीजिए, ax प्लस b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। by प्लस c इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहां अगर आप इन सबको ऑब्जर्व करें थोड़ा सा एक बार कि LHS और RHS के बीच में ये इनइक्वलिटी साइन तो है, इसलिए और कम से कम एक वेरिएबल भी है x y। तो ये एक वेरिएबल वाला दिख रहा है ना, वन वेरिएबल वाला इनइक्वलिटी हो गया। अब वेरिएबल की पावर क्या है बेटा, वन। तो ये कैसा हो गया, लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसी तरह से ये लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल्स, इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये सब के सब कैसे हो गए, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। क्लियर? सभी में दिख रहा है ना, x की पावर कितना है, x की पावर कितनी दे रखी है बेटा, 1, y की पावर भी 1, और बीच में जो साइन दे रखे हैं वो इनइक्वलिटी साइन है, तो इसलिए ये इनइक्वलिटी। क्लियर? तो ये सब के सब लीनियर इनइक्वलिटीज हो गए इन वन वेरिएबल। उसी तरह से कहीं यूं लिखा मिले बेटा, ax प्लस by इज ग्रेटर देन c, ओके, c 0 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ax प्लस by इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, ax प्लस by इज लेस देन c, ax प्लस by is less than equals to c, ax plus by is greater than 0, ax plus by is greater than equals to 0, ax plus by is less than 0, और ax plus by is less than equals to 0। तो यहां अगर आप देखें तो ये इनइक्वालिटीज तो है, क्यों है, चूंकि बीच में जो LHS और RHS के बीच में इनइक्वालिटी साइन का यूज किया गया। दो वेरिएबल भी दे रखे हैं, बट दोनों ही वेरिएबल्स में देखें तो पावर 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये सब के सब क्या है, इन टू वेरिएबल्स। क्लियर?
और अगर मैं यूं लिख दूं ax² प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां x की पावर, वेरिएबल तो x है बट उसकी पावर कितनी है, 2 है हाईएस्ट पावर, तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कहलाता है। क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, जबकि ये दोनों कैसे लीनियर है, ये लीनियर इन वन वेरिएबल जबकि ये लीनियर इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो अपने इस चैप्टर में जो इनइक्वालिटीज हैं, सिलेबस में जो इनइक्वालिटीज हैं वो सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज है, तो अपन लीनियर इनइक्वालिटीज को स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वालिटी इन वन वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में अपन सॉल्यूशन की बात करेंगे। आज आप ये कंप्लीट क्लास को अच्छे से वॉच करेंगे और होमवर्क करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।